पार्ट में हमने पढ़ा था रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। अब आवेदन होने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी वो हम धारा 9 में पढ़ेंगे। तो धारा 9 है रजिस्ट्रीकरण के बारे में। यदि सोसाइटी सभी शर्तें 6 और 7 में, धारा 6 और 7 में जो शर्तें दी गई है, यदि उसको पूर्ण करता है तो रजिस्ट्रार, याद रखिए रजिस्ट्रार सोसाइटी को पंजीकृत कर देगा। कौन सी सोसाइटी पंजीकृत नहीं होगी? आर्थिक रूप से कमजोर हो या अन्य सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, ऐसे सोसाइटी को रजिस्ट्रार पंजीकृत नहीं करेगा। पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण नहीं होने पर क्या होगा? धारा 9(2) में इसके बारे में दिया हुआ है। रजिस्ट्रीकरण नहीं होने पर सोसाइटी या उपविधियों का रजिस्ट्रार कारण सहित प्रथम आवेदनकर्ता को सूचित करेगा। मतलब आवेदनकर्ता की 10 लोग मिलकर आवेदन करेंगे, तो 10 लोगों में जो पहले नंबर पर होगा रजिस्ट्रार उसको सूचित करेगा कि भाई इस सोसाइटी का पंजीकरण क्यों नहीं हो सकता है। फिर धारा 9(3) है, रजिस्ट्रार आवेदन प्राप्त होने के 90 दिन, जो मूल अधिनियम था उसमें 90 दिन था, जिसमें 2013 में संशोधन कर दिया गया है और उसको 45 दिन कर दिया गया है। 45 दिन के भीतर सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण पर विनिश्चय करेगा। यदि आवेदन का निपटारा 45 दिनों के भीतर नहीं कर पाता है तो 45 दिनों के बाद जो 15 दिन होगा, 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार उच्च अधिकारी को, मतलब अगर 45 दिन में रजिस्ट्रार विनिश्चय नहीं कर पा रहा है तो 45 दिन के बाद के जो 15 दिन होंगे उसमें उच्च अधिकारी को, और अगर रजिस्ट्रार खुद उच्च अधिकारी है तो राज्य सरकार को आवेदन निर्देशित करेगा, तथा 2 माह के अंदर अगर राज्य सरकार भी निपटारा नहीं कर पाती है तो सोसाइटी को पंजीकृत मान लिया जाएगा। इसके बाद आता है धारा 10, सोसाइटी का वर्गीकरण। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सोसाइटी का वर्गीकरण किस धारा के तहत किया गया है, या संख्या के आधार पर सोसाइटी कितने प्रकार की होती है, संरचना के आधार पर सोसाइटी कितने प्रकार की होती है। आपको सोसाइटी के बहुत सारे नाम दे दिए जाएंगे और ये बोल दिया जाएगा कि धारा 10 के अंदर कौन सी सोसाइटी वर्गीकृत नहीं है। तो ऐसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले देखते हैं संख्या के आधार पर सोसाइटी कितने प्रकार की होती है। तो संख्या के आधार पर मूल संविधान में मूल अधिनियम में 12 सोसाइटी थी, पर 2013 में इसको संशोधन करके 13 सोसाइटी कर दिया गया है। तो आंसर क्या लेना है? हमें 13 लेना है। तो इसमें उपभोक्ता सोसाइटी की परिभाषा धारा 1(6) में दी गई है, जो हमने पहले वीडियो में देखा हुआ है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता सोसाइटी, कृषि फर्म सोसाइटी, संघीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, प्रसंस्करण, संसाधन, साधारण, औद्योगिक और सेवा। जो 13वां सोसाइटी है वो सेवा क्षेत्र सोसाइटी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 13 प्रकार से, संख्या के आधार पर 13 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। और संरचना के आधार पर 3 प्रकार से, अभी जस्ट पिछले वीडियो में मैं बताई थी, आप वहाँ जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। जो संरचना 3 त्रिस्तरीय संरचना होती है और उसका आकार पिरामिड की तरह होता है। तो त्रिस्तरीय संरचना में शीर्ष सोसाइटी होती है जो राज्य स्तर पर होती है, जिसको अपेक्स सोसाइटी कहते हैं। केंद्रीय सोसाइटी होती है जो जिला स्तर पर होती है। प्राथमिक सोसाइटी होती है वो प्राथमिक स्तर पर होती है। समझ लीजिए कि जैसे कि गांव में जो सोसाइटी का गठन किया जाएगा वो प्राथमिक सोसाइटी होगी। और धारा 10(3), धारा 10(3) क्या है? धारा 1 हो गया, धारा 2 हो गया, धारा 10(3) हो गया। सोसाइटी के वर्गीकरण में रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोसाइटी के वर्गीकरण में अंतिम विनिश्चय किसका होता है? तो किसका होता है? रजिस्ट्रार का होता है। अब धारा 11 है, सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन। तो अभी हमने धारा 9 पढ़ा कि रजिस्ट्रीकरण कैसे होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा? तो उपविधियों में भी संशोधन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे रजिस्ट्रीकरण का प्रोसेस है। जैसे रजिस्ट्रीकरण होगा वैसे उपविधियों में संशोधन होगा। इसमें क्या होगा? मूल संविधान में क्या दिया था? वहाँ 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को विनिश्चय करना होता था, यहाँ 45 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को विनिश्चय करना होता था। लेकिन इसको संशोधन कर दिया गया और संशोधन के बाद 30 दिन कर दिया गया। तो उपविधियों में संशोधन के लिए क्या होगा? रजिस्ट्रार को 30 दिनों के भीतर क्या करना होगा? विनिश्चय करना होगा। यदि विनिश्चय नहीं करेगा तो रजिस्ट्रार उच्च अधिकारी
को, और रजिस्ट्रार अगर स्वयं उच्च अधिकारी है तो राज्य सरकार को उपविधियों में संशोधन के लिए आवेदन को प्रेषित करेगा या अग्रेसित करेगा। और अगर राज्य सरकार भी 2 माह के भीतर निपटारा नहीं कर पाती है तो सोसाइटी को उपविधियों को पंजीकृत मान लिया जाएगा। धारा 12 है उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति। मतलब उपविधियों में कैसे संशोधन होगा, इसके निर्देश देने की शक्ति किसके पास है। तो धारा 1 बोलता है कि उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति रजिस्ट्रार के पास है। किसके पास है? रजिस्ट्रार के पास है। और इन उपविधियों में संशोधन कैसे होगा? 50% से अधिक सोसाइटी सदस्य अगर आवेदन करते हैं कि भाई सोसाइटी के उपविधियों में संशोधन होना चाहिए, तभी संशोधन होगा, या रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी हित में आवश्यक माना जाए। तो संशोधन करने के लिए 2 शर्तें होंगी। पहला तो 50% से अधिक सोसाइटी सदस्य आवेदन करें, या दूसरा रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी हित में आवश्यक माना जाए। तो रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा 60 दिनों के भीतर, ध्यान रखिए 60 दिनों के भीतर सोसाइटी से संशोधन की अपेक्षा कर सकता है। 12(2) में यदि सोसाइटी समय सीमा के अंदर संशोधन नहीं कर पाती है तब रजिस्ट्रार सुनवाई का अवसर देने के पश्चात शीर्ष सोसाइटी या संघीय सोसाइटी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी शीर्ष सोसाइटी जिसको राज्य सरकार अधिसूचित करेगा से राय मांगने के पश्चात ऐसा संशोधन रजिस्ट्रार कर सकेगा और उसकी एक प्रमाणिक प्रति सोसाइटी को जारी करेगा। मतलब अगर 60 दिनों के अंदर सोसाइटी अपने संशोधन नहीं कर पाती है तो उसके सोसाइटी के लिए संशोधन रजिस्ट्रार करेगा, और इसके लिए वो शीर्ष सोसाइटी या संघीय सोसाइटी से राय मांगेगा। राय मांगने के बाद संशोधन जिन भी उपविधियों में संशोधन करना है उसके लिए एक लिस्ट बनाएगा, और क्या करेगा, उससे जो संबंधित सोसाइटी है उसको दे देगा कि भाई आपने उपविधियों में संशोधन नहीं किया है तो हमने उपविधियों में संशोधन कर दिया गया है, अब आपको इस संशोधन को मानना होगा। परंतु यह संशोधन नगरीय सहकारी बैंकों में लागू नहीं होगा। तो ये जो संशोधन है ये जो धारा 12 है वो नगरीय सहकारी बैंकों के मामले में लागू नहीं होगा। धारा 13 है नाम की तब्दीली। नाम की तब्दीली कौन करेगा? सोसाइटी स्वयं करेगा। कैसे करेगा? उपविधियों में संशोधन करके। नाम में, और जब सोसाइटी नाम में परिवर्तन करेगा तो उसके वर्तमान, भूतपूर्व या मृत सदस्यों के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए, या इन जो सदस्य हैं वर्तमान, भूतपूर्व या मृत, उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके भी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए। धारा 14 है कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चायक साक्ष्य। तो क्या होगा? रजिस्ट्रार जब आवेदन करेगा। धारा 14 है कतिपय प्रमाण पत्रों का विनिश्चायक साक्ष्य। तो साक्ष्य क्या होगा? रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा, वही साक्ष्य होता है। धारा 15 क्या है? सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित और अपरिसीमित से परिसीमित में बदला जाना। धारा 11 के अधीन जो उपविधियों में संशोधन है उस प्रोसेस के द्वारा अपरिसीमित सोसाइटी को परिसीमित में और परिसीमित सोसाइटी को अपरिसीमित में चेंज कर दिया जाता है, और जब ये बदलाव होता है तो उसे रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर में दर्ज करता है, परंतु निम्न स्थिति में दर्ज नहीं होगा। सोसाइटी के सदस्य या किसी व्यक्ति जिसके हित में हो के सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और उन्हें 21 दिन के पूर्व सूचना देनी चाहिए। अगर ऐसा परिसीमित से अपरिसीमित में और अपरिसीमित से परिसीमित में बदलने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसे 21 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए। सूचना देने पर 2 स्थिति होंगी: सदस्य व्यक्ति से अनुमति हो गई है, या 21 दिनों तक आपत्ति न किए जाने पर अनुमति अभी प्राप्त समझी जाएगी, और आपत्ति किए जाने पर सदस्य अपना अंश वापस लेगा। व्यक्ति ऋण दावे को समाप्त या प्रतिभूत करता है, रजिस्ट्रार के समापन पत्र रूप में होगा। मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वो अपना अंश वापस ले लेगा, या व्यक्ति या लेनदार का जो ऋण और दावे हैं उसको या तो समाप्त कर देगा या सोसाइटी के किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरित कर देगा।
फिर धारा 16 है सोसाइटी का पुनर्गठन। पुनर्गठन में दो तरह की सोसाइटी होंगी। एक प्रभावित सोसाइटी जो सोसाइटी स्वयं का पुनर्गठन करती है, और एक होगी परिणामी सोसाइटी, पुनर्गठन के पश्चात बनी सोसाइटी। जैसे ए और बी कोई सोसाइटी है, वो अपना पुनर्गठन कर रही है और पुनर्गठन करने के बाद ए और बी बना रही है, तो ए और बी प्रभावित सोसाइटी होगा और ए बी क्या हो जाएगा, परिणामी सोसाइटी हो जाएगा। अब 16(2) बोलता है कि पुनर्गठन कैसे होगा। तो दो सोसाइटी आपस में मिल जाएंगी, या एक सोसाइटी अपनी आस्तियों और दायित्व को किसी अन्य सोसाइटी को पूर्णतः या अंशतः अंतरित कर देगी, स्वयं को दो या अधिक सोसाइटी में विभाजित कर लेगी, स्वयं को पुनर्गठित करेगी, जिसका उद्देश्य उस वर्ग के तत्वतः भिन्न न हो जिसके अंतर्गत गठित की गई हुई है। जैसे कोई सोसाइटी कृषि लोन देने के लिए कृषि लोन देने के लिए गठित की गई है, तो वो अपना पुनर्गठन भी कृषि लोन के अंतर्गत ही करेगी। जिस वर्ग के अंतर्गत वो गठित की गई है, उसी वर्ग के अंतर्गत वो अपने आप को पुनर्गठित करेगी। और पुनर्गठन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। सहकारी बैंक के मामले में रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन आरबीआई की पूर्व मंजूरी से ही देगा, अन्यथा नहीं। इस अधिनियम के तहत जहाँ पर भी बैंक शब्द आएगा, जहाँ पर भी बैंक शब्द आ रहा है, वहाँ बस आरबीआई की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। बिना आरबीआई के अनुमति के बैंक के संबंध में रजिस्ट्रार अकेले फैसला नहीं ले सकता है, आरबीआई की अनुमति जरूरी है। धारा 16 बोलता है सोसाइटी का सहयोग, सोसाइटी आपस में भी सहयोग करेगी और राज्य सरकार के साथ भी सहयोग करेगी। 16 सोसाइटी की भागीदारी, दो या दो से अधिक सोसाइटी द्वारा विशिष्ट कारोबार में भागीदारी की संविदा होगी। 16 बोलता है लोकहित में पुनर्गठन योजना बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी। धारा 17 दायित्व के प्रति समुदाय के लिए समझौता या ठहराव अथवा सोसाइटी का पुनर्निर्माण। 17(1) बोलता है जब भी सोसाइटी का जो दायित्व है, उसके पास जो ऋण है, उसके पास जो जमाएं होंगी, उसके प्रति समुदाय के लिए जब समझौता और ठहराव करना होगा या सोसाइटी का पुनर्गठन करना होगा, तो उसके लिए धारा 17(1) के अंतर्गत सम्मेलन बुलाया जाएगा। और सम्मेलन कैसे बुलाया जाएगा? सदस्य लेनदार या उनके किसी वर्ग द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा स्वप्रेरणा से भी बुलाया जा सकता है। 17(2) अब सम्मेलन बुला लिया गया है और इस पर चर्चा हो रही है, तो पारित कैसे होगा? उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से या मूल्यांकन की कुल रकम के 3/4 शेयर धारित सदस्यों द्वारा पारित हो जाने के बाद या रजिस्ट्रार द्वारा पुष्ट होने के बाद की सोसाइटी को समापन करना है, समापक पर आबद्धकारी होगा। सहकारी बैंक के मामले में आरबीआई की पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा। 17(3) जब बैठक बुला ली जाती है, तो और अगर इस मामले से रिलेटेड कोई भी केस सिविल न्यायालय में चल रहा है, तो बैठक का आदेश पारित हो जाने पर रजिस्ट्रार ऐसे आदेश की प्रति सिविल न्यायालय को भेजता है जहां इस तरह का प्रकरण लंबित है, और सिविल न्यायालय कार्यवाही रोक देता है। मतलब जब बैठक चल रही होगी या बैठक का आदेश पारित हो जाएगा, तो सिविल न्यायालय में प्रकरण को रोक दिया जाएगा। ठहराव और समझौता की पुष्टि न हो तब सिविल न्यायालय में कार्यवाही पुनः आरंभ हो जाएगी। मतलब अगर बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकलता है, तो मामला फिर से सिविल न्यायालय में स्टार्ट हो जाएगा। धारा 4 बोलता है ठहराव और समझौता हो जाता है यदि कोई एक फैसला हो जाता है बैठक में, तब इससे संबंधित कोई भी कार्यवाही सिविल न्यायालय में नहीं होगी। और फिर 17(4) बोलता है रजिस्ट्रार द्वारा की गई धारा 2 के अंतर्गत किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। यदि रजिस्ट्रार विनिश्चय कर लेता है तो सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यदि बैठक में कोई फैसला हो जाता है, तो उसके बाद सिविल न्यायालय में उस फैसले पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। सरकारी बैंक के मामले में आरबीआई से पूर्वानुमति लेना आवश्यक हो जाता है। 17 क्या है? अधिस्थगन के अधीन बैंकों की कार्यवाही तथा उनका दायित्व कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। चूंकि बैंक शब्द आ रहा है, तो क्या होगा? आरबीआई की पूर्वानुमति से होगा।
रजिस्ट्रार क्या करेगा? सहकारी बैंक के पुनर्निर्माण या पुनर्गठन के लिए सहकारी बैंक या किसी अन्य बैंक के साथ सम्मेलन के लिए स्कीम तैयार करेगा। इसका क्या मतलब है? अधिस्थगन के लिए स्कीम कौन तैयार करेगा? रजिस्ट्रार करेगा आरबीआई की पूर्वानुमति से। 17 कहा है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को प्रति संघाय करने का नवीन बैंकों का दायित्व। नवीन बैंक कौन होंगे? कोई ऐसा सहकारी बैंक जो बीमाकृत होगा या सहकारी बैंक और बीमाकृत बैंक, ये मिलके क्या होंगे? नवीन बैंक कहलाएंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1961 के तहत ठहराव पुनर्गठन की स्थिति में नवीन बैंक भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। यदि किसी सहकारी सोसाइटी में ठहराव या पुनर्गठन हो रहा है तो उसको जो भी हानि होगी उसका भुगतान नवीन बैंक करेगा। धारा 18 है रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना। तो जैसे सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण होता है वैसे ही सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया जाता है। सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कौन करता है? रजिस्ट्रार। तो उसको रद्द कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। कैसे कर? और इसकी शर्तें क्या होंगी? यदि सोसाइटी अपनी संपूर्ण आस्तियां और दायित्व अन्य सोसाइटी को हस्तांतरित कर दे, अन्य सोसाइटी से मिल जाती है या स्वयं को 2 या अधिक सोसाइटी में विभाजित कर देती है, तो इन उपबंधों के तहत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकता है। तो इस तरह से अध्याय 3 धारा 3 से 8 सोसाइटियों का पंजीकरण भी यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। अब नेक्स्ट अध्याय का वीडियो लेके मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।